दौवं सल्लखणीयम् उपादव्यधुवत् संयुक्तं गुणपच्चयाशयं वा जं तं भण्डन्ति सौवर्णो पच्चे विजुदं दौवं दौवविजुत्ताय पच्चयानर्थी दोण्णम् अनन्यभूतं भावं समणा परुवेन्ति दौवेन विनाणगुणा गुणेहिं दौवं विनाण संभवति अवतिरिक्तो भावो दौवगुणाणं भवति तं हा। जीव जिस पर पूरा जैन दर्शन खड़ा है, वैसे तो जितने भी दर्शन है भारतीय दर्शन, उनकी पृष्ठभूमि आत्मा ही रही। इसलिए भारतीय दर्शनों को आध्यात्मिक दर्शन भी कहा जाता है। और जैन दर्शन तो है ही आत्मिक दर्शन। जिसने आत्मा जाना उसने द्वादशांग को जान लिया। जो एक गई जान दी सो सब जान दी, जो जान दी अप्पाणम सो जान दी जिन शासनम सब्बम, जो जान दी अरहंतम सो जान दी अप्पाण। मतलब देवशास्त्र गुरु को जानने का भी पर्पज आत्मा को जानना है, द्वादशांग को भी जानने का पर्पज आत्मा को ही जानना है। एक आत्मा के अलावा कोई बात ही नहीं है। ऐसे जीव का स्वरूप हमने देखा था। जीव कहते किसे है? जो जानता देखता है सो जीव। जानने देखने का सामान्य अर्थ किया गया था जो एहसास कर सके, जो महसूस कर सके, जिसमें फीलिंग पावर है, जिसमें सेंसेशन है, नॉलेज, उसे कह रहे थे हम जीव को। जो जानता देखता है सो जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए सो जीव। बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं जानता हूँ। ये तीन बातें जरूर बताई जाती है। तो जीव की परिभाषा हमने बालबोध भाग 1 पाठ 5 में देखी। अभी देखिए इसका ग्रेजुअल प्रोग्रेस भी देखिए आप, इसका क्रमिक विकास देखिए। अभी तक 3 भागों में किस प्रकार आपको एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो प्रकरण चलेगा आज वह दार्शनिक प्रकरण है, फिलोसॉफिकल प्रकरण है, ये सैद्धांतिक प्रकरण है, ये द्रव्यानुयोग का ये प्रकरण है। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हो, जिसमें 6 द्रव्य की चर्चा हो, जिसमें 7 तत्व की चर्चा, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। साफ साफ उल्लेख समुद्र भद्र स्वामी ने ही किया है। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्यच बंध मोक्षौच आदि 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 आदि। आप समझ रहे होंगे, जिसमें 7 तत्व का निरूपण पाया जाए वो सब द्रव्यानुयोग। अब 7 तत्व इज नथिंग बट द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि जीव एंड अजीव ये द्रव्य रूप है, आसरो बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्याय रूप है। तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना द्रव्यानुयोग के खंड में आता है। और द्रव्यानुयोग का जो जो प्रकरण है, जो लॉज एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड है, दैट इज ऑल फिलॉसॉफी। ईश्वर करता है नहीं है,
वस्तु का क्या स्वरूप है, कितने द्रव्य है, कितने तत्व है, ये सब फिलोसॉफिकल अप्रोच होता है, दार्शनिक प्रकरण हुआ करता है। एक बात ये हुई। अभी दूसरा, ये द्रव्यान्वयिक है, दार्शनिक है, और मैंने कहा था सैद्धांतिक खंड है। सैद्धांतिक मतलब जिसमें कंसेप्चुअल्स हो, कंसेप्ट हो, कंसेप्ट समझ में आता है ना। जैसे पाइथागोरस का रूल बताया था मैंने अभी, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसे कहते कंसेप्ट। कंसेप्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जैसे आप साइड्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उसके रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो ये कंसेप्ट्स की बात यहाँ पर चलेगी। मैंने आपको पीछे भी कहा था, आप कितना कर सकते हैं जी का यह अनुयोग नहीं है, आप कितना कर सकते हैं का अनुयोग, ये अनुयोग चरणानुयोग है। मुनि व्रतांगीकार कर सकते हैं क्या, कि श्रावक व्रतांगीकार कर सकते, ठीक है आपसे जितना बनेगा उतना करिए, ये चरणानुयोग का प्रकरण होता है। लेकिन द्रव्यानुयोग 2 + 2 = 4 की बात करता है, वो रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है। वो कहता है ऐसा है, किंचित भी राग होगा तो मुक्ति नहीं होगी। तो अभी ये अपन बैठकर तय करेंगे कि आप कितना राग का त्याग कर सकते हो, मैं कितने का कर सकते हो, चलो इतना नहीं बनता है तो इतना होगा। ये जैसे बार्गेन होता है ना शॉप्स में, तो बार्गेन का एक एजेंडा है और एक रूल्स है कि इतना इतना ऐसा होगा ही, तो उसमें बार्गेन नहीं हो सकती कुछ भी। तो ये दो अलग अलग खंड हैं, आप समझ रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्रमिक विकास कैसा चलता रहा है। हमने बालबोध भाग 1 पाठ 5वां देखा, जीव अजीव नाम का, जिसमें जीव और अजीव को परिभाषित किया गया था। जीव को बताया गया था जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए सो जीव। कहने की जरूरत नहीं है, ज्ञान दर्शन प्रतिनिधि के रूप में है। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एट्रीब्यूट्स, मतलब ये उपलक्षण है। उपलक्षण में बाकी का भी शामिल समझना। बाकी का मतलब, क्योंकि कोई भी द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए मतलब ज्ञान दर्शन ही पाया जाता है क्या? नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख आदि, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आदि, अगुर लघुत्व अमूर्तत्व आदि, ऐसे अनंत गुण जिसमें पाए जाते हैं। उपलक्षण के रूप में बाकी के समझ लेना, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान और दर्शन रखे थे। और प्रतिनिधि वे होते हैं जो कहना चाहिए कि प्रोमिनेंट हुआ करते, डोमिनेंट हुआ करते, जिनका अपना रिमार्केबल स्टैंड होता है, वे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? आई होप यू आर फाइंडिंग अ बिट हार्ड। मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इसे। देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा अकबर ने महाराणा प्रताप पर चढ़ाई की, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं समझना कि एक आदमी दूसरे आदमी पर चढ़ने गया है, ऐसा तो नहीं समझा। आप तो ये समझे कि एक आदमी नहीं है अकबर, अकबर टोटली 1 लाख जन है। और महाराणा प्रताप अकेला आदमी थोड़ी है, महाराणा मतलब 5000 जन है। तो एक जन ने एक पर अटैक किया, एक ने एक जन पर चढ़ाई की, तो एक ने एक पर थोड़ी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? लेकिन अकबर में उसके साथ रहने वाले 1 लाख जन शामिल हो गए, जो साथ है, मतलब अविनाभावी है। तो अकबर कहते ये साथ में रहते ही है, ये इसका अर्थ है। अभी मोदी आए मतलब कहने की जरूरत थोड़ी, वो PSOs भी होंगे वहां पर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी पूरी। तो मोदी आया मतलब मोदी अलग सा नहीं आता, गाड़ी भी आती है, तामझाम भी आता है, फॉलोअर्स भी आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उपलक्षण में बाकी भी शामिल होता है। जब हम ज्ञान दर्शन कहते हैं तो ज्ञान दर्शन के साथ रहने वाले अनंत अविनाभावी गुण समाहित हो जाते हैं। तो ज्ञान दर्शन को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि ये डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, और इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। तो ये प्रतिनिधि क्यों है? प्रतिनिधि इसीलिए है क्योंकि ये जीव का लक्षण है। लक्षण, गुण अनंत है, लेकिन गुण अनंत होने से सभी जन लक्षण नहीं हुआ करते। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
देखो, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, गाय किसे कहते हैं बच्चों? गाय उसे नहीं कहते। मतलब अब गाय के ऊपर निबंध लिखने जाएंगे तो जरूर कहेंगे गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के एटसेट्रा, गाय के एटसेट्रा। ऐसे तो निबंध बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन जो जो आप लिख रहे हो, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गाय। क्योंकि 4 पैर तो औरों को भी है, 2 कान तो औरों को भी है, 2 सींग तो औरों को भी है, दूध तो भैंस भी देती है, दूध तो और भी देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब जो जो आप लिख रहे हैं ये तो और चीजों में भी पाई जाती है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज। ये बात नहीं है कि गाय में ये नहीं पाया जा रहा है, बट प्रोमिनेंटली यदि आपको गाय को डिस्क्राइब करना हो तो सबसे पहले आपको चाहिए गाय का लक्षण बताए। लक्षण वो होता है जिस साधन के जरिए नियम रूप से आप वहीं पर पहुंचोगे जहां पर हम तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। वो आर्क वही टारगेट को जाकर हिट होगा जिस दिशा में उसे भेजा गया है। तो गाय का लक्षण बताया था, जिसके गले में झालर लटकी हो, दैट इज गाय। तो ये गाय का लक्षण है। और बाकी जो जो आपने लिखा वे सब गाय के स्वरूप है, प्रॉपर्टीज है। तो ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है। अनंत द्रव्यों में से यदि जीव को अलग करना है आपको, तो आपको लक्षण पता होना चाहिए। गुणों को सामान्य गुण और विशेष गुण पता होने पर भी काम नहीं होगा। जैसे अस्तित्व वस्तु तो आपने कहा, जिसकी चर्चा हम अपकमिंग पीरियड्स में करने वाले हैं, हो सकता है रात में या कल सुबह। तो अस्तित्व वस्तुत्व की तरफ से पहचान करेंगे तो ये तो पुद्गल धर्म आकाश काल में भी पाया जाता है। चलिए, यदि कोई ये करे कि हम सुख को लक्षण बनाए जीव का, जीव है तो विशेष गुण, है तो असाधारण गुण। जैसे सामान्य गुण लक्षण तो कभी नहीं हुआ करता, लेकिन विशेष गुण भी, सभी विशेष गुण भी लक्षण नहीं हुआ करते। जैसे आप ये कहेंगे सुख तो न पुद्गल में पाया जाता, न धर्म में, न आकाश में, न काल में, तो व्हाई नॉट सुख को लक्षण कहा जाए? लेकिन ऐसा नहीं। इस पर न्याय दीपिका के प्रारंभ में ही काफी बहस हुई और वहां पर यह सिद्ध किया गया कि हर असाधारण गुण लक्षण नहीं हुआ करता। लक्षण उसी को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु लक्षित होती है, जिसके द्वारा लक्ष्य के तरफ जाया जा सकता है। अरे तो सुख के माध्यम से भी जीवी की तरफ तो जाया जाएगा ना। अरे सुख स्वयं अप्रसिद्ध है बाबा। हम बाहर की चीज को देखकर ये तय नहीं, उसका सुख नहीं समझ सकते तुरंत, लेकिन बाहर की चीज को देखकर उसमें प्राण है, चेतना, जानना ये हम समझ सकते हैं। जैसे कुछ मूवमेंट दिखी अचानक दुख से बचने की कोई क्रिया दिखी, जैसे चींटी, उसके आसपास कोई आँच आते ही चींटी वहां से हटने लग गई, डिफेंसिव मोड में आ गई। तो उसका जो डिफेंसिव मोड है दैट प्रूव्स कि ये इसमें प्राण है। अभी प्राण मतलब चेतना, सेंसेशन, फीलिंग पावर। अभी ये बात हमारी नहीं है फिलहाल, उसमें सुख है कि नहीं है। मतलब जैसे ही जीव की बात हमारे सामने आती है, हमारे दिमाग में फीलिंग पावर ही आती है, सुख सेकेंडरी आता है। इसीलिए जहां से परिभाषा की जाती है वस्तु की, वह परिभाषा लक्षण के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए जीव की परिभाषा हमने ऐसी नहीं बनाई कि जो दिखता नहीं है, जो अमूर्तिक है, जो सुना नहीं जा सकता, जो चखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। हमने परिभाषा ऐसी बनाई जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए। सो जी, यहां तक मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। फिर भी मैं जानना चाहूंगा, यहां तक कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। है कोई प्रश्न? नहीं, आगे बढ़ता, बोलो। झालर मतलब गाय को देखा होगा, नाइस क्वेश्चन। जैसे झालर मतलब जैसे कोई कपड़े सिलते हैं, कोई कर्टन सिला जाता है, कर्टन देखा होगा तो कर्टन के नीचे झालर होती है, थोड़ी एक प्रकार की बॉर्डर होती है। तो एक सॉर्ट ऑफ जो गले में उन गाय के मांसल पार्ट लटकता रहता। मांसल मतलब फ्लैशी पार्ट, समझ में आता है? अभी जो लटकता रहता है दैट इज
कॉल्ड झालर। अभी जैसे हमें थोड़ी लटक रहा है ऐसा कुछ, तो गाय में ये चीज मांसल पार्ट लटकती जो दिख रही है ना, वो आपको इस पृथ्वी के किसी भी पशु में नहीं देखने में आ सकती, और कोई गाय ऐसी देखने में नहीं आ सकती जिसके गले में झालर नहीं हो। इसे कहते हैं नियामक लक्षण, ना औरों में वो चीज पाई जाए और इस जाति में भी सर्वत्र पाई जाए, उसे कहते हैं लक्षण। मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं ज्यादा, मैं मुद्दे की बात आपको इतनी कहना चाहता हूं बच्चों, जीव को हमने परिभाषित किया ज्ञान दर्शन की तरफ से, और परिभाषित वस्तु को वहां से कराया जाता है जहां से जो उसका लक्षण हुआ करता है। तो लक्षण ज्ञान दर्शन हमने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं जीव में ज्ञान दर्शन ही है, ज्ञान दर्शन के साथ रहने वाले उसके अविनाभावी अनंत गुण है। अविनाभावी मतलब इनसेपरेबल, विच कान बी पार्टेड। अविनाभावी मतलब जो उसी के साथ इंटैक्ट रहते हैं, जो साथ साथ बने रहते, उसे कहते हैं अविनाभावी, जिसके बिना जिसका होना संभव नहीं। जैसे अग्नि के बिना उष्णता संभव नहीं, उष्णता के बिना अग्नि संभव नहीं। दैट इज ऑल, उष्णता इज ऑल अग्नि, अग्नि और उष्णता इंटैक्ट है, दीज आर इनसेपरेबल, उसे कहते हैं अविनाभावी संबंध। तो ज्ञान दर्शन के साथ इंटैक्ट ऐसे अनंत गुण है, जैसे मैंने अभी कहा सुख है, वीर्य है, चारित्र है, श्रद्धान है आदि विशेष गुण है, और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत सामान्य गुण भी है। ज्ञान दर्शन कहकर ज्ञान दर्शन के साथ उसके साथ रहने वाले अनंत गुण शामिल समझना, इतना ही मुझे कहना है, क्योंकि वह प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। जैसे हमने कहा येलो हाउस इज मार्चिंग अहेड, आपने देखे होंगे ड्रिल्स देखे होंगे आप, 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह को आप देखते होंगे, जो आपके स्कूल में हाउसेस है, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, ऐसे हाउसेस नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप्स, कुछ ना कुछ तो होगा यार, कुछ भी नहीं है ऐसा, ओके। तो येलो हाउस इज कमिंग अहेड, तो येलो हाउस के रूप में आप जानते तो होंगे ना ऐसा कुछ होता हो, तो येलो हाउस के रूप में येलो हाउस नहीं आता है, वो केवल येलो हाउस का कैप्टन आता है आगे, समझ रहे। अभी इंडिया टॉस कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान इज ऑन द पिच। अभी जैसे हमने कहा, तो यू शुडंट एक्सपेक्ट कि पूरा भारत वहां पर खड़ा हो गया है आकर पिच पर, तो इंडिया, अरे वो 11 जन भी नहीं है वहां पर पिच पर, केवल अकेला ही, और उसको पीछे लिखा है इंडिया, तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। समझ में आता है। हमने जैसे G20 समिट हुई अभी, तो ये G20 समिट में हमने कहा 20 कंट्रीज ने पार्ट लिया, तो कंट्रीज ने पार्ट लिया मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री सम रिप्रेजेंटेटिव्स में हैव कम, तो कुछ प्रतिनिधि तो आएंगे वहां पर, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। और प्रतिनिधि कोई साधारण नहीं होता, प्रतिनिधि एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, कोई प्रोमिनेंट मतलब एक स्पेशली फीचर्ड पर्सनैलिटी हुआ करती है। यहां तक मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगा, तो आप जो भी मन में पूछ सकते हैं। जो लक्षण व्यक्ति होगा क्या संबंध उससे, हाँ, ना हो, राइट वही लक्षण, राइट। मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहता इनका, मैं अभी सिंपल पार्ट है तो सिंपल पार्ट के ही तरीके से जाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, क्रमिक विकास कैसे हुआ है हमारे पढ़ने में। पहले बालबोध भाग 1 के पार्ट 5 के जीव अजीव पार्ट में हमें यह पढ़ाया गया है, जीव उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए। ज्ञान दर्शन मतलब उसके साथ रहने वाले अनंत गुण भी शामिल थे वहाँ पर, ठीक है। ये जो परिभाषा हमने देखी, ये परिभाषा गुण समुदाय द्रव्यम की तरफ झुक रही थी। तब हम ये समझ गए द्रव्य और कुछ नहीं है, जीव की बात वहाँ चल रही थी। आपको इन जनरल द्रव्य लेना है, तो द्रव्य की परिभाषा हम समझ बैठे थे कि गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, राइट। आगे पढ़ते पढ़ते हम बालबोध भाग 2 के पाठ 3 कषाय में आकर खड़े हुए, और कषाय पाठ का प्रारंभ ये हुआ था कि ये जो जीव को कैसे आदि, और तो किसी ने ये प्रश्न पूछा था ये कषाय होती कहाँ है, तो किसी ने कहा ये जीव करता है, तो किसी ने ये प्रश्न पूछा था वहाँ पर, आपको याद आ रहा होगा कि जीव तो जानता देखता है, आप ही ने कहा था अभी पाठ 5 भाग 1 में, और आज आप कह रहे जीव कषाय करता है। तो वहाँ पर बताया था हाँ
जीव जानता देखता है उसे जीव कहते, ये बात तो खरी है, लेकिन जीव कषाय भी करता है और साथ में ये भी पढ़ाया गया है कषाय मिटती भी है। दो बातें आपको पढ़ाई गई, कषाय के उत्पन्न होने की और कषाय के मिटने की भी, और उत्पन्न होने का कारण भी बताया गया और मिटने का उपाय भी बताया गया। कषाय उत्पन्न कैसे होती है? मोह के उदय में अथवा तत्व ज्ञान के अभाव में। जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती है। वन थिंग, कषाय कैसे मिटती है? तत्व ज्ञान के होने पर जब इष्ट अनिष्ट कल्पना मिट जाती है तो कषाय मिट जाती है। मतलब कषाय के उत्पन्न होने की भी बात कही और मिटने की भी। उस कषाय नामक पाठ में जो बालबोध भाग 2 पाठ 3 में हमने पढ़ा, उसमें जीव का एक नया अंश को हमने परिचय किया। वो नया अंश कैसा था? वो तद्दन जुदा था जैसा हमने जीव अजीव पाठ में पढ़ा था। जीव अजीव पाठ में हम ज्ञान दर्शन आदि गुणों की बात कर रहे थे, वो स्थायी गुण की बात, स्थायी अंश की बात कर रहे थे। और कषाय नामक पाठ में उपस्थित होने और उखड़ने वाले अंश की बात कही थी, उत्पन्न और नष्ट होने वाले अंश की बात कही थी, उत्पाद और व्यय होने वाले अंश की बात कही थी। और इससे हमें यह ख्याल में आया, अरे द्रव्य कोई स्थायी ही नहीं है, अस्थायी भी है। और हम इस निष्कर्ष पर आकर पहुंचे थे वहां पर, द्रव्य में एक स्थायी अंश भी है और एक अस्थायी अंश भी है। कितने जन समझ रहे यहां तक? यहां तक कितने जन समझ रहे? मुझे मैं जानना चाहता हूं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। विराज, आपको क्या डाउट है? आपका हाथ ऊपर नहीं था, समझने में था, हाथ थोड़ा ऊपर किया। स्थाई, स्थाई मतलब परमानेंट, अस्थाई मतलब टेम्पररी। कहते हैं ना, हम वहां पर स्थायी हो गए। आपका स्थायी वास्तव्य क्या है? मतलब आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? नॉट करस्पॉन्डेंस एड्रेस। स्थायी समझ में आता है, स्थिर के अर्थ में वहां से शब्द बना स्थायी। तो हर एक द्रव्य के दो अंश है। समझने के लिए हमने जीव को खड़ा किया है, एक स्थायी अंश, एक अस्थायी अंश। स्थायी अंश का परिचय हमें जीव जीव पाठ से मिला था, अस्थायी अंश का परिचय हमें कषाय और पाप पाठ से मिला था, राइट। फिर हमने आगे बढ़ते बढ़ते बालबोध भाग 2 में और एक पाठ पढ़ा बच्चों। वो पाठ था आई थिंक 6वां, और उस पाठ का नाम था द्रव्य। क्या था? द्रव्य। उस द्रव्य में खुलकर एक परिभाषा पढ़ी थी हमने, गुण पर्यवद द्रव्यम। द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। याद आ रहा है आपको? वहां पर आम का उदाहरण दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था जैसे आम जो आज हरा है वो कल पीला होने वाला है, आम जो आज कड़क है वो आगे नरम होने वाला है, आम जो आज दुर्गंधमय है, दुर्गंध मतलब अथवा खटासमय है, वो आगे मीठा होने वाला है। ये कहकर ये कहा जा रहा था कि आम अथवा स्पर्श रस गंध वर्ण ये स्थायी भाव है, और खट्टा मीठापना हरा पीलापना उसके अस्थायी भाव है। गुण पर्यवद द्रव्यम में यह सब बताया गया था। कितने जन को याद आ रहा है? मतलब एक स्थायी अंश और एक अस्थायी अंश। उसी स्थायी अंश को हम द्रव्य भी कह रहे थे और अस्थायी अंश को उत्पाद व्यय भी कह रहे थे, क्योंकि उत्पन्न होना और नष्ट होना यह अस्थायी पार्ट है। इसलिए हमने और एक परिभाषा बनाई थी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम कहकर ये कह रहे थे हर एक द्रव्य सत है, और सत मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। ये भी हमने वहां पर सूत्र देखे थे, तत्व और सूत्र के 5वें अध्याय में ये सब सूत्र है। कितने जनों को याद आ रहा है ये सब? शाबाश। वी आर जस्ट हैविंग अ रिकैप। हम बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं, जो पीछे देखा है उसका फ्लैशबैक कर रहे हैं। अभी मैं नया पाठ क्या कहना चाहते उसकी तरफ मैं अभी बढ़ा नहीं हूं, लेकिन पिछले पाठों को इन 3 पाठों को समझे बगैर हम आगे कदम रख ही नहीं सकते थे। तो मैं ये बारंबार इसलिए कह रहा हूं, एक डेफिनेट प्रोग्रेस से हम बढ़ रहे, क्रमिक विकास हमारा चल रहा है।
इसके बाद ये पढ़ाया गया, उसके बाद वो पढ़ाया गया। इसलिए ये जो पाठ लिखे गए हैं ना बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो पाठ लिखे गए हैं ये 20 विद्वानों की टीम बनी थी, और तब उस टीम के बीच में ये सब पाठ बने थे। ये पाठ कोई सबके सब पाठ एक जन ने नहीं लिखे हैं। ये कोई पाठ हुकुमचंद जी बहारिल ने लिखा है, कोई पाठ रतनचंद बहारिल ने लिखा है, कोई पाठ फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखा है, कोई पाठ नेमिचंद पाटनी ने लिखा है। ऐसे अलग अलग ये पाठ लिखे हैं। पहले ऐसे नाम भी छप कर आते थे, अभी भागों में ये सब नाम हटा दिए गए। एक प्रश्न टू ऑल, अनेबल विदाउट वेस्टिंग टाइम शुड स्टैंड अप। मैंने ये कहा ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके स्टेपिंग स्टोन के रूप में हमने पहले 3 पाठ देखे, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में, भूमिका के रूप में। वे 3 पाठ कौन कौन से थे ऐसा मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसका उत्तर जो बता सकते हैं वे ही बैठेंगे, बाकी जन खड़े रहेंगे। आपको आता है तो टाइम वेस्ट के घुटना टेक करो पीछे, चलो सभी। लेट नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर वेस्टिंग माई इनवैल्यूएबल टाइम। घुटना टेक मैंने कहा, बालक घुटना टेक, दिस इज फॉर वेस्टिंग टाइम, ओके। दिस इज नॉट फॉर नॉट नोइंग। आपको नहीं आ रहा है इसके लिए सजा नहीं है। मैंने कहा तो तुरंत, समय बहुत कीमती है बच्चों, वी कांट स्किप द टाइम। आपको कोई दिक्कत है? अच्छे से, हाँ अच्छे से पेश आओ। ठीक है, हम कहाँ खड़े थे? 3 पाठ, हाँ 3 पाठ पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते आ रहे हैं। वो एक पाठ मैंने कहा जीव अजीव नाम का पाठ, जो बालबोध का 5वां पाठ है। बालबोध 2 का 3रा पाठ कषाय, बालबोध 2 का फिर 6वां पाठ द्रव्य। ये इसकी भूमिका बनाते हैं। एक क्रमिक विकास हमारा चल रहा है। और अब हम आकर खड़े हैं बालबोध भाग 3 के फिर 6वें पाठ पर। बालबोध भाग का 2 का 6वां पाठ था द्रव्य। 6वां पाठ यहाँ पर है द्रव्य, गुण और पर्याय। ये 6वें पाठ पर फिर आकर खड़े हैं। अब ये आगे कहा जाएगा स्रोत, कुछ अनुमान है आपको? मुझे अनुमान है ये स्रोत आपको लेके जाएगा अभी 7 तत्व, तत्वार सिद्धांत तक लेके जाएगा, 7 तत्व संबंधी भूल तक लेके जाने वाला है, 5 भाव तक लेके जाने वाला है। एनीवे, आइए अपने प्रकरण पर। हमने अभी तक सूत्र देखे, उन सूत्रों को मैं थोड़ा याद दिलाऊं। गुण समुदाय द्रव्यम देखा, गुण पर्यवत द्रव्यम देखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद देखा, और सद द्रव्य लक्षण देखा। आपको याद आ रहा होगा बच्चों, वहां पर सत का अर्थ मैं कुछ कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वहां पर सत का अर्थ मैंने क्या किया था? सद द्रव्य लक्षणम में। किसी को याद आ रहा है? वहां पर सत्य का अर्थ क्या किया था? वैसे उत्तम सत्य कल तक जो चला है उस सत्य में भी मैं बार बार जिक्र करता आ रहा था। व्हाट इज सत्य? मैंने कहा था सत्य का अर्थ होता है टू बी, टू एग्जिस्ट, होना, हयाती। जो भू धातु कहते हैं वही सत धातु कहता है, होना, होना। सत्य का अर्थ लोग शाश्वत करते हैं। मैंने ये कहा था ऐसा नहीं, क्योंकि शाश्वत सत्ता के साथ साथ क्षणिक सत्ता भी हुआ करती है। द्रव्य क्या कुछ कह रहे भैया? ठीक है ना? जैसे द्रव्य शाश्वत सत्ता है, गुण शाश्वत सत्ता है। शाश्वत इज परमानेंट, एंड जिसे स्थायी कह रहा था, एंड पर्याय अथवा उत्पादव्य ये अस्थायी सत्ता है, क्षणिक सत्ता है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस सबका है, बट सत का मतलब शाश्वत ऐसा नहीं। सत का मतलब है। और मैंने तब आपको इतना भी पूछा था, आपको याद आ रहा होगा, आप संस्कृत में खूब सत शब्द आता होगा है के अर्थ में। मैं पूछ भी रहा था, आपको याद आ रहा है? जैसे सती, सती नॉट दैट सती आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जहां जहां संस्कृत में सती वर्ड आता है वो होने के अर्थ में आता है। ठीक है? यो धरती उत्तमे
सत्वाम क्या है वो, व्हाट इज दैट वर्ड, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुःखतः सत्वान। कितने जनों को ये छंद पता है जो मैं बोल रहा हूँ, देशामी? अच्छा, यू डोंट नो। तो वहां पर सत्वान जो वर्ड आया ना, सत्व, दैट इज होने के अर्थ में, बट वो ज्यादा प्रचलित हो गए जीव के अर्थ में। सत्वेषु मैत्री। वन मोर थिंग, सत्वेषु मैत्री तो सुना ही होगा। व्हाट इज सत्वेषु मैत्री? प्रेम भाव हो सब जीवों पर। वहां पर सत्व का अर्थ जीव के अर्थ में, हालांकि सत शब्द का अर्थ होने के अर्थ में, और वो सभी द्रव्य का परिचायक है, क्योंकि सभी द्रव्य है, कॉमन लक्षण। लेकिन प्रचलन जीव के रूप में हुआ, ये अच्छा ही है। शायद ये प्रूव करना चाहते हैं साहित्यिक कि मैं हूं, जीव है। क्यों तुम फिर भी हंसते जा रहे हो? जाना है क्या घर पर तुम्हें? हाँ, विकास हो रहा है बच्चों में अपने। उत्तर कौन दे सकते हैं जिसके पीछे आपको पनिशमेंट मिली है? बैठ जाओ दोनों। चलिए, आइए अपने प्रकरण पर आगे बढ़ते हैं। गुण पर्यवत द्रव्यम, यह हमने सूत्र देखा था, जिसमें बताया गया था जीव के दो अंश हैं। वैसे अभी द्रव्य गुण पर्याय का पाठ चल रहा है, तो जीव की मुख्यता से पाठ नहीं चल रहा है, मैं घटित कर रहा हूं बस जीव में। तो द्रव्य में दो अंश होते हैं बच्चों, एक स्थायी अंश और एक अस्थायी अंश, दो अंश होते हैं। मैंने आपको तब ये भी कहा था, आपको याद आ रहा होगा, मैं एक याद मेरी साझा करता हूँ आपके साथ। वंस वी वेर आउट ऑन अ टूर टू बैंगलोर, वी वेर इन द ट्रेन एंड एक एजेड आदमी सामने बैठे थे, शायद मैंने ये आपको बताया होगा। तो उन्होंने हमारे एक्टिविटीज़ देखकर ही हाउ ग्रेट, हाउ प्राउड फीलिंग। कोई हमारी एक्टिविटीज़ देखकर ही हमें पूछे आर यू जैन, इससे बढ़िया कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको कहा था, वे 80-85 साल की उम्र के व्यक्ति ने हमें पूछा था आर यू जैन। हमने जब हाँ कहा था तो उन्होंने तुरंत ये कहा था, हैव यू एवर रेड जैनिज्म? आपने कभी जैन दर्शन पढ़ा है? तो तब मेरे नए नए कदम थे इस मार्ग पर। हो सकता है 2-3 महीने हुए होंगे मुझे, 1-2 महीने इस मार्ग में आकर, तो बहुत मुझे ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो आज भी याद आती है। उन्होंने कहा था, परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, ये जैन दर्शन के रीढ़ की हड्डी है। स्थायी रहते हुए अस्थायी बने रहना और अस्थायी के साथ साथ स्थायी बने रहना। समझ रहे हैं? A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed from one form to the other. ये जो बात है वो उत्पाद वे ध्रुव की तरफ ही संकेत करते। चलो मैं और आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीव में घटित करके दिखाऊं, शायद मैंने द्रव्य पाठ में भी घटित करके दिखाया होगा। अभी यहाँ पर भी वस्तु में दो ही चीजें होती है बच्चों। एक तो रूपांतर होता है, वो तो सभी वस्तुओं में होता है, और एक स्थानांतर, वो जीव और पुद्गल में ही होता है। अभी जीव और पुद्गल की ही यदि बात करूं मैं, दो ही चीजें होती है, एक तो स्थानांतर या तो रूपांतर। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, चौकी वहां से यहां तक आई, तो व्हाट हैज हैपेंड? जैसे एक कुर्ता है, तो मैंने कुर्ता खरीदा, हम कह रहे, तो व्हाट इज दिस खरीदना? खरीदना इज नथिंग बट जो शोरूम में टंगा था वो वहां से यहां पर आकर बैठ गया, इसका हुआ स्थानांतर। अब स्थानांतर के अलावा और क्या हो सकता है? एक रूपांतर हो सकता है। जो पहले कपास के रूप में था उसका फाइबर बना, फाइबर का फिर ताना बाने के मेश से बन गया वस्त्र, और उसको प्रॉपरली डिजाइन करके स्टिच किया गया, तो ये हो गया रूपांतर। हमने कहते हैं हमने शर्ट बनाया, तो बनाया कुछ नहीं है, उसका रूपांतर। दो ही चीजें होती है, रूपांतर एंड स्थानांतर। इसको ठीक है।
ना उस जीव में कैसे हो सकता है। मैंने ये उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा होगा। यहां से जीव मरा और वहां पर पैदा हुआ, तो ये क्या हुआ, स्थानांतर हुआ। अभी जरूरी नहीं कि यहां से पैदा होकर कोई राज्यों में चला जाए, 2-5 राज्य यहाँ वहां, जरूरी नहीं। उसी घर में भी नहीं, उसी स्थान पर पैदा हो सकता है कि नहीं। वही मरा और वही पैदा हुआ। 2 चीजें हो सकते, मैं कह रहा हूं। 2 चीजें कौन कौन सी कह रहा हूं मैं? बैठ जाओ तुम। इन्होंने क्या कहा? आ जाओ। व्हाट इज स्थानांतर? स्थानांतर इज ट्रांसफर, and what is रूपांतर? ट्रांसफॉर्म. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर। एक डिस्टेंस वाइज की बात है, एक क्षेत्रगत बात है, और एक पर्यायगत अवस्थांतर्गत बात है। कितने जन समझ रहे हैं? एक में धर्म द्रव्य निमित्त है, एक में काल द्रव्य निमित्त है। एक क्षेत्रांतर है, एक कालांतर है। वन इज चेंजिंग द पर्याय एंड वन इज चेंजिंग द प्लेस। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर पॉज लेता हूं, फिर एक प्रश्न पूछता हूं आपको। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछे, और मुझे कोई उल जलूल प्रश्न भी मेरा काम कर जाएगा। है? यस, नो क्वेश्चन। अब देखिए, इसीलिए द्रव्य को अनेकांतमयी कहा जाता है बच्चों। अनेकांत वर्ड सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज अनेकांत? अनेकांत के 2 अर्थ होते हैं। आई विल एंड अप विद अनेकांत ओनली टुडे। हर वस्तु अनेकांतमयी है, ये जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन क्या कहता है? हर एक वस्तु अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी मतलब क्या? अभी देखिए, अनेकांत के हम 2 टुकड़े पहले कर देते हैं। अनेक प्लस अंत इज इक्वल टू अनेकांत। अनेक का अर्थ देखते हैं और फिर अंत का भी अर्थ देखते हैं। अनेक किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में जो एक नहीं है वो अनेक, दैट इज अनेक। अनेक मतलब क्या? जो एक नहीं, एक का प्लूरल। और आप जानते होंगे सिंगुलर का, ठीक है चलो अभी छोड़ो इन बातों। तो अनेक मतलब क्या? लेकिन अनेक मतलब फिगरेटिवली बात करनी हो तो 2, 3, 4, 100, 1000, लाख, करोड़, खरब, अरब, जो भी हो, डॉट डॉट डॉट, अनंत, इनफाइनाइट। तो अनेक का अर्थ क्या बन गया? 2 से लेकर अनंत तक की संख्या को अनेक कहते हैं। अभी हम अंत की तरफ आओ। व्हाट इज अंत? अंत का अर्थ होता है बच्चों गुण। अभी ये स्पेसिफिक अर्थ कहते हैं इसे, टर्म है ये, टर्म जैनिज्म का। अंत का अर्थ लोक में क्या होता है? एंड, खत्म होना, समाप्त होना। बट यहां पर अंत का अर्थ लेना है आपको गुण अथवा धर्म। ये 2 अर्थ आपको लेने हैं फिलहाल आपके समझने के लिए। नाउ वस्तु के अंत तक रहते हैं, इसलिए मतलब गुण का है। हाँ, अंत तक का तात्पर्य यहां पर आएगा आदि से लेकर। हाँ समझ रहे। और अंत तो होता ही नहीं है, सच पूछे तो अंत ही शब्द ही बेकार है। समझ रहे हैं? ये गुण, ये धर्म वस्तु के अंत तक। अरे वस्तु का अंत ही नहीं होता है, समझ में आता है? देखो, तो 2 बातें हो गई बच्चों अभी हमारे पास। कौन सी? अनेक के भी 2 अर्थ किए हमने। एक छोटा अनेक 2, एक बड़ा अनेक अनंत। अंत के भी 2 अर्थ कर रहे हैं हम, गुण और धर्म। अभी एक काम करेंगे आप, गुण को आप अनंत के साथ जोड़ेंगे और धर्म को आप 2 के साथ जोड़ेंगे, तो आपके पास 2 परिभाषाएं मिल जाएगी अनेकांत की। एक तो यह अनंत गुणात्मक, उसे भी अनेकांतात्मक कहते हैं, और एक 2 धर्मात्मक, उसे भी अनेकांतात्मक कहते हैं। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। यू आर नॉट गेटिंग व्हाइल द अदर्स आर। देखो, अनेक के 2 अर्थ किया हमने। एक तो जगन्य अनेक 2,
उत्कृष्ट अनेक, अनंत, बीच के अनेक छोड़ दो अभी, 2 3 4 छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो अनेक के 2 अर्थ किए मैंने, एक तो 2 और एक तो अनंत। अंत के मैंने 2 अर्थ किए, एक तो गुण एक तो धर्म। अभी करस्पॉन्डिंगली आप एक को एक जोड़ो, मतलब 2 को आप धर्म जोड़ो और अनंत को आप गुण जोड़ो। इसका मतलब अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और 2 धर्मों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु कहते हैं, अथवा अनेकांतात्मक वस्तु को और एक अर्थ बनेगा, 2 धर्मात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु कहते हैं। यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैंने केवल रिपीट किया। अभी 2 धर्मात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक कहते हैं। इट फाइंड्स अ बिट स्ट्रेंज कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसका अर्थ इतना ही है, 2 धर्म मतलब यहां पर परस्पर विरोधी 2 धर्म। इसे धर्म युगल भी कहते, क्योंकि ये जोड़ है, ये एक कपल है, ट्विन है ये, इसलिए इनको युगल ऐसा भी कहते हैं। इसका मतलब अनेकांत की 2 परिभाषा हुई। अनंत गुणों के समूह को अनेकांत कहते हैं और परस्पर विरोधी धर्म युगल को अनेकांत कहते हैं। और यह जो धर्म युगल है, युगल मतलब जोड़ है, यह परस्पर विरोधी है, यह भी आपको समझ में आना चाहिए। खुलासा मैं और करूंगा, फिर ब्रेक लेता हूं, फिर पूछता हूं। कितने जनों को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते, किसी को क्लियर कितने जनों को हो रहा है? शाबाश। आप मुझे बताएंगे अनेक के 2 अर्थ कौन से किए? अनंत के 2 अर्थ नहीं, हाँ, एक कमी, अंत, अंत और चलो। अनेक के कौन से अर्थ किए? जो एक नहीं है, और दूसरा अनंत गुण संख्या। अनेक के कितने अर्थ किए आपने? 2। कौन कौन से किए? हाँ, चलो। चलो, अनेक के 2 अर्थ किए हमने, जगन्य अनेक और उत्कृष्ट अनेक। जगन्य इज लीस्ट, मिनिमम, एक मैक्सिमम। अनेक के 2 अर्थ है। वैसे अनेक का कॉमनली अर्थ 2 से लेकर अनंत तक। जगन्य अनंत हो गए 2, उत्कृष्ट अनंत हो गए अनंत। अनेक के 2 अर्थ किए, अंत के 2 अर्थ किया, गुण और धर्म। जब आप 2 बोलेंगे तब आप धर्म बोलना है, जब अनंत बोलेंगे तब आप गुण बोलना है। इस प्रकार 2 परिभाषा अनेकांत की हो जाएगी। परस्पर विरोधी धर्म युगल के समूह को अनेकांत कहते हैं और अनंत गुणों के समूह को अनेकांत कहते हैं। अब इन दोनों को मैश करते हैं तो क्या बनेगा? अनंत गुणों के समूह को तथा अनंत धर्म युगल के समूह को अनेकांत कहते हैं। धर्म युगल भी अभी कोई एक नहीं, वह भी अनंत लेना है आपको। इन शॉर्ट क्या क्या कह सकते हैं? इन शॉर्ट ये कह सकते हैं गुण और धर्मों के, गुण धर्म आदि के समूह को द्रव्य कहते हैं। अभी धर्म कहते ही आपको समझ में आना चाहिए, धर्म कहते ही उसे है जो परस्पर विरोधी हो। धर्म एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारा, जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य ये गुण है, बट एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत्, ये सब धर्म है जो परस्पर विरोधी हो। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? धर्म के क्या उदाहरण दिए मैंने खड़े रहने वालों में से? धर्म के क्या उदाहरण दिए बेटा? बोलो, बैठ जा, बहुत बढ़िया, बोलो। उसको धुनते रहे, अभी हो गया ना सत असत, दूसरा कुछ बोल।
भाव अभाव, भेद अभेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, समझ रहे? ये जितने भी परस्पर विरोधी है कुछ भी बोले जा सकते धर्म। चलो बैठ जाओ। अनेकांतात्मक वस्तु की एक बेस्ट परिभाषा क्या की हमने? गुण धर्म आदि के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की अनेकांतात्मक परिभाषा हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? वो परिभाषा गुण धर्म के पहले मैंने ये कहा अनंत गुणों के समूह को अनेकांतात्मक कहते हैं, अनेकांत कहते हैं, अथवा परस्पर विरोधी धर्म युगल के समूह को अनेकांत कहते हैं। और हर एक द्रव्य अनेकांतात्मक है, इसका मतलब हर एक द्रव्य में अनंत गुण है और परस्पर विरोधी धर्म युगल भी है। अभी धर्म कहते ही आपको समझ में आना चाहिए परस्पर विरोधी की बात चल रही है, एक पर्टिकुलर वर्ड है। धर्मम का तात्पर्य ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य लगभग नहीं लेना है आपको। हालांकि सामान्य कथन में यह पर्यायवाची है, कभी धर्म भी कहा जाएगा, कभी गुण भी कहा जाएगा, कभी गुण धर्म कहा जाएगा, कभी प्रॉपर्टी कहा जाएगा, कभी कैरेक्टर्स कहा जाएगा, कभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। यह सब एक अर्थवाची है। स्वभाव कहो, शक्ति कहो, गुण कहो, धर्म कहो, यह सब एक अर्थवाची माना जाएगा। बट जब हम प्रिसाइजली उसको समझने जाते हैं, एकदम शार्पली हमको समझना है, तो कहा जाएगा गुण ये चीज है और धर्म ये चीज है। जो परस्पर विरोधी हो, जैसे एक अनेक, उसे कहते हैं धर्म। और ज्ञान दर्शन, ज्ञान का अज्ञान तो है नहीं, आत्मा ज्ञान अज्ञान का पिंड है ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं कहेंगे। आत्मा सुख दुख का पिंड है ऐसा भी नहीं कहते हम। परस्पर विरोधी मतलब एक भी है और अनेक भी है। सिद्ध एक भी है, अनेक भी है। पुद्गल एक भी है, अनेक भी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गुड। तो वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। लकड़ी की अपेक्षा ही नित्य है फॉर एग्जाम्पल, और चौकी, ब्लॉक, लॉग की अपेक्षा ये अनित्य है। ये लकड़ी पहले लॉग थी, यह लकड़ी फिर ब्लॉक हो गई। लॉग समझते हो ना? लॉग, लॉग, एलओजी लॉग नहीं समझते? लॉग ऑफ वुड मतलब जो पेड़ होते हैं, पेड़, कटे पेड़ के बड़े बड़े लकड़ियां होते हैं, तने होते हैं बड़े बड़े, मतलब लकड़ी के साइज, दीज आर कॉल्ड लॉग्स ऑफ वुड। लॉग, लॉग कहते हैं उसको, लॉग, राइट? लॉग ऑफ वुड। लॉग के कट करके हो गए ब्लॉक। ब्लॉक मतलब छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब ब्लॉक से हो गई चौकी, लॉग से ब्लॉक हो गया, ब्लॉक से चौकी हो गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चलते समय लकड़ी तो कायम थी, बस मतलब स्थायी अंश भी है, अस्थायी अंश भी है, नित्य अंश भी है, अनित्य अंश भी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षण। कुछ क्षणिक सत, कुछ ठीक है, कुछ क्षणिक सत्य, कुछ शाश्वत सत्य, कुछ स्थायी सत्य। समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। 8वीं वालों के स्पेशली कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा आज। चलो, अनेकांत तो समझने से कुछ दिक्कत आपको नहीं। तो मेस्ट परिभाषा में और एक ये कर रहा था, धर्म युगल कोई एक ही नहीं होता है। धर्म युगल भी अनंत हुआ करते हैं उसमें, मतलब गुण भी अनंत, धर्म युगल भी अनंत। तो कॉमनली यदि धर्म और गुणों को यदि हम एकार्थवाची, यदि सामान्य रूप से कहे, तो ये कहा जाएगा अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कभी ये कहा जाएगा अनंत धर्मों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों के समूह को भी द्रव्य, अनंत धर्मों के भी समूह को द्रव्य। वहां पर धर्म का अर्थ व्यापक रूप से धर्म के अंतर्गत गुण आदि भी शामिल किया। जब गुण कहा तो गुण में धर्म आदि भी शामिल किया। और कभी कभी ये भी कहा जाता है जिसमें अनंत गुण पाए जाए, अनंत धर्म पाया जाए। अभी कभी धर्म के लिए अनंत धर्म युगल भी कहा जा सकता है। युगल मतलब जोड़, उसे द्रव्य कहते हैं। कभी ऐसी भी परिभाषा आपको मेस्ट परिभाषा देखने मिलेगी। मेस्ट मतलब मिक्स्ड। चलिए, अभी आज एक और नई परिभाषा में द्रव्य की आपको बता दूंगा।
द्रव्य की दो परिभाषा हमारे सामने मुख्य रूप से रखना है बच्चों। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये दो परिभाषा आप जानते हैं, राइट। तीसरी परिभाषा इसी से क्या डिराइव कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको कहूं A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, तो डिराइव्ड इक्वेशन क्या होगा बच्चों? डिराइव्ड समझ में आता है, इसी में से निकला हुआ, दैट इज डिराइव। क्या इक्वेशन होगा जरा कोई बताएगा? खड़े रहे सभी बच्चे, खड़े रहो जरा। चलो घुटना टेक करो जल्दी सभी। टाइम इज मनी। मतलब छोटी सजा न आने की, लेकिन टाइम वेस्ट करने की बड़ी सजा है आपको। अभी ठीक लग रहा हो आपको? शेयरिंग, सेम प्लेटफॉर्म। इससे तीसरा इक्वेशन डिराइव होता है A इज इक्वल टू सी। गुरुजी इनको तो होगा ये सब, ये तो 5th में भी होगा। तीनों कक्षाओं को। हाँ वही तो, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी। इससे तीसरा इक्वेशन डिराइव होगा। लॉन्च नहीं करना है, डिराइव करना है। डिराइव का मतलब ही ये होता है इसी में से निकालना, और वो होता है A इज इक्वल टू सी। नाउ ऑन द सेम ग्राउंड्स, इसी स्टाइल में आपको तीसरी एक द्रव्य की परिभाषा डिराइव करनी है। मैंने कहा एक तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, एक गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक तीसरी परिभाषा क्या डिराइव हो सकती है आपके सामने? सोचिए जरा, सोचिए। फिर मैं तब तक हिंट्स देता जाता हूं आपको, तब तक किसी का हाथ ऊपर आए तो ठीक। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यह परिभाषा द्रव्यार्थिक न्याय से की गई है। द्रव्यार्थिक न्याय स्थूल रूप से बात कर रहा हूं फिलहाल, शाश्वत चीज को देखता है। गुण पर्यव द्रव्यम, यह परिभाषा प्रमाण की तरफ से देखी गई है। प्रमाण समग्र वस्तु को देख लेता है। कितने जन समझ रहे बच्चों? मैं 3 चीजें बताता हूं, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय और प्रमाण। कितने जन ने यह शब्द पहले सुने हैं? द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय और प्रमाण सुने तो होंगे इन्होंने, है ना? ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने बोले ही नहीं है कभी। द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय और प्रमाण क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूं बच्चों। आपको घबराने की गरज नहीं है आपको। वॉट यू नीड इज टू बी फोकस्ड। कोई चीज कठिन नहीं है, असंभव भी कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव साइट करने के लिए, इज देयर एनी वुडन ब्लॉक? चलिए छोड़, लीव द वुडन ब्लॉक नाउ। देखो बच्चों, मैंने ये पूछा ये रोड कहा जाता है जी, तो आपने ये कहा ये रोड पूना जाता है। ओके। दूसरा आदमी आया, उसने पूछा ये रोड कहा जाता है जी, सेम रोड ही इज आस्किंग अबाउट, और उत्तर देने वाले ने यह कहा जी ये रोड मुंबई चला जाता है। मुझे पता नहीं है ज्योग्राफिकल डाटा, मैं मेरा काम निकल रहा हूं। अब तीसरा एक जना आया, उसने ये पूछा ये कौन सा रोड है जी, तो तीसरा उत्तर क्या हो सकता है? एक तो पूना का रोड हो सकता है, एक तो मुंबई रोड हो सकता है। यार तीसरा रोड कौन सा हो सकता है उसमें? तीसरा रोड ये हो सकता है पूना मुंबई रोड। ओह, मतलब ये कहने के 3 एंगल से। क्या कहा? जो जिसे मैंने कहा पूना का रोड है, ही वॉज फेसिंग टुवर्ड्स पूना। जिसे मैंने कहा ये मुंबई का रोड, ही वॉज फेसिंग टुवर्ड्स मुंबई। एंड मुझे पता नहीं था उसे जाना मुंबई है कि पूना है, तो उसको इन जनरल उसने प्रश्न पूछा, तो हमने कहा ये पूना मुंबई रोड है। डोंट रॉक माय डियर। सहारा लेना सबसे बड़ी कमजोरी है यार। ठीक है, कहाँ तक आया?
3 बातें बताई गई, एक पूना की तरफ से, एक मुंबई की तरफ से, और एक कोई मुख्य नहीं है, ना पूना मुख्य है ना मुंबई मुख्य है, ये एक जनरल ओवरऑल व्यू है। उसी प्रकार वस्तु को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेजिन करिए मेरे हाथ में एक ब्लॉक है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं आप। इसको कोई पूछे ये क्या है तो क्या कहा जा सकता है? मैं नाम ही ले रहा हूं बार बार, तो इसे ये कहा जा सकता है यह ब्लॉक है। और क्या कहा जा सकता है इसे, जबकि मैंने लकड़ी बोला भी नहीं था, है क्या? तो दे दो मेरे पास। विराज को इस बहाने थोड़ा ब्रेक मिल गया। फिर खुरपा और उजारे, कुतवाली दिन 4, फिर खुरपा और उजारे। ठीक है, टाइम का इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, देखिए मैं ये पूछूं व्हाट इज दिस, अभी मैं ये पार्ट आगे आपको विजिबल नहीं रख रहा हूं, नहीं तो आप यहाँ यही की तरफ से बात करने लग जाएंगे कि दिस इज अ डस्टर। रियली ये डस्टर नहीं है बच्चों, डस्टर इतना ही पार्ट है विच इज सेपरेबल। डस्टर इतना छोटा पार्ट है, उससे 4 गुना पार्ट लकड़ी का है। Am I right? बट फिर भी सहयोग की तरफ से कथन इसीलिए किया, जो छोटा है उसकी तरफ से इसीलिए कथन हुआ क्योंकि यह पर्पजफुल है। इसके पीछे लकड़ी आई है, लकड़ी के पीछे ये नहीं आया है, इसके पीछे लकड़ी आई है। आप समझ रहे हैं? तो जो दमदार होता है उसकी तरफ से पूरा परिचय बनाया जाता है। बास, फास और मिश्री एक ही भाव बिकाए, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, संगत से ही इसे भी डस्टर नाम पड़ा है। एनीवे, मैं डस्टर के पार्ट को विजिबल नहीं रख रहा हूं, आपके सामने विजिबल पार्ट ब्लॉक रखा मैंने पूछा व्हाट इज दिस, आपके पास एक उत्तर है ये ब्लॉक है। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, दूसरा उत्तर ये दे सकता है लकड़ी है। लेकिन हाँ, ये लकड़ी है कहना ये द्रव्यार्थिक नहीं की तरफ से है, क्योंकि ब्लॉक का चूरा भी होगा तब भी रहेगी तो लकड़ी। और ब्लॉक एक चेंजेबल पार्ट है, इसीलिए ब्लॉक कहना पर्यायर्थिक नय की तरफ से है। द्रव्यार्थिक नय से ये लकड़ी है। ये बढ़िया, अच्छा लगता है मुझे ऐसा पढ़ाना, बिल्कुल सामने हो रहा है, अच्छा है, अच्छा है। आई हैव लाइक दिस सिस्टम, मैं चाहूंगा। और आप भी हंसते जा रहे हैं, बैठो। मैंने कहा ये लकड़ी है, ये द्रव्यार्थिक नय से। मैंने कहा ये ब्लॉक है, ये पर्यायर्थिक नय से। और कोई पॉसिबल आंसर उसके अपेक्षा साथ जो नहीं कह सकते वे खड़े रहेंगे। प्रश्न अच्छे से समझा? एक साथ मत बोलो विराज। उत्तर प्रश्न अच्छे से समझो। तीसरा पॉसिबल उत्तर क्या है जो विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम these two answers, एंड इस आंसर का लॉजिक भी बताना है आपको, अपेक्षा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है आपको, किस अपेक्षा से। ये तीनों उत्तर, ये उत्तर जिन्हें पता हो वे ही बैठो, बाकी सब खड़े रहो फिलहाल। और खड़े ही रहो कह रहा हूं मैं, थोड़ा लेट मत कर देना अभी, नहीं तो मुझे तो बढ़िया बात बन रही है। ओह, सत्कार इज ऑल्सो स्टैंडिंग। ओह हाँ, विराज ऑल्सो स्टैंडिंग। ओके ओके ओके, बोलो आर्णव। आप समझ तो रहे हो, लेकिन मुझे प्रॉपर वर्ड चाहिए, लेकिन फिर भी बैठे रहो, बैठो तुम, बोलो कुछ तो बोलो भाई साहब।
द्रव्य पर्याय के समूह को गुण कहते हैं। क्या? द्रव्य पर्याय के समूह को गुण कहते हैं? गजब कर रहे हो तुम तो। सभी जन बैठकर ये खड़े रहेंगे। क्या बोल रहे? द्रव्य पर्याय के समूह को गुण कहते हैं? बोलो। उत्तर कोई नहीं देगा। मैंने कहा द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्यार्थिक नय से परिभाषा की द्रव्य की। सॉरी, मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा था वैसे। हाँ, इसके बात चल रही थी, इसकी है ना। ये लकड़ी है द्रव्यार्थिक नय से कथन, ये ब्लॉक है पर्यार्थिक नय से कथन। ये लकड़ी का ब्लॉक है, यह प्रमाण से किया गया कथन है। प्रमाण comprises the entire object. Praman focuses on entire object. The subject of Praman is the entire object. प्रमाण का विषय समग्र वस्तु हुआ करती है। प्रमाण का विषय वस्तु का कोई अंश नहीं हुआ करता। नय का विषय वस्तु का अंश हो सकता है, प्रमाण का विषय वस्तु का अंश नहीं हो सकता है। सर्वांश वस्तु होती है, मतलब समग्र वस्तु हुआ करती है, उसे कहते हैं प्रमाण। कितने जन समझ रहे हैं? प्रमाण समग्र वस्तु को दिखाती है, द्रव्यार्थिक ने वस्तु के एक विशिष्ट एंगल को दिखाती है, पर्यार्थिक ने वस्तु के दूसरे विशिष्ट एंगल को अंश को दिखाती है। ये दोनों एंगल्स अलग अलग है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। डाउट है कुछ विराज? अब नाउ मेरा क्वेश्चन है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, एक परिभाषा ये हो, इसकी अपेक्षा क्या है? द्रव्यार्थिक नय से। स्थूल कथन कर रहा हूं फिलहाल। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रमाण की तरफ से द्रव्य को परिभाषित किया जा रहा है, क्योंकि प्रमाण द्वयात्मक वस्तु को साध लेता है, दोनों अंगों को साध लेता है, समग्र वस्तु को साध लेता है प्रमाण। तीसरी परिभाषा कौन सी बची और उसकी अपेक्षा क्या? ये मेरा प्रश्न है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड, प्रश्न समझ रहे हैं सभी? और उसका उत्तर यह है, पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और यह परिभाषा की गई है पर्यायों की तरफ से। पर्यार्थिक ने से अभी थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं मैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी बड़े दाव पेच है जो अभी मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। मतलब तीन परिभाषाएं द्रव्य की है। जो परिचित है वो गुणों के समूह को, गुण और पर्यायों के समूह को, और अपरिचित सी है पर्यायों के समूह को, जो श्लोक वार्तिक में मिलती है। ये तीन परिभाषाओं का क्या काम है? इनका काम ये है, कोई लोग वस्तु को क्षणिक मानते हैं, जैसे बौद्ध सर्वम क्षणिकम, ऐसा वे मानते। चलो टाइम हो गया, कल मैं इसी से चालू करूंगा। ओम हाँ,